देखिए ये नया टॉपिक है जीन पियाजे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वो जीन पियाजे ने दिया। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन होता है, ये किसने कहा? या चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? या चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित कौन है? तो वो जीन पियाजे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। और ये साथ साथ क्या थे? ये जंतु वैज्ञानिक भी थे। क्या थे? ये जंतु वैज्ञानिक भी थे। अब देखिए जेफ और जीन पियाजे, और देखिए गै बनता है ना, गै ज्ञान है, ये भी लगभग जय की तरह ही बनता है। तो आप इससे सोच लेना कि जीन पियाजे ने अच्छा गया, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। फिर वो पूछ लेता है कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जेफ और जीन पियाजे, और जय ही स्विट्जरलैंड में आता है। अच्छा, तो बहुत में आता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो हमेशा आपको यही याद रहने वाला है। और फिर जेफ और जंतु वैज्ञानिक भी थे। ठीक है। अब इन्होंने परीक्षण करा था, किस पर करा था? बच्चों पर करा था। वे बच्चे कौन थे? वे इनके खुद के बच्चे थे, स्वयं के 3 बच्चे थे। अब देखिए अगर पूछा जाए कि बच्चे कहाँ पर पढ़ते थे उनके, तो फ्रेंच स्कूल के बच्चे थे वे, यानी कि फ्रेंच स्कूल में वे पढ़ते थे। अब इन्होंने कहा क्या है, जरा वो समझ लीजिए कि बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर बच्चा सोचता है, या बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर बच्चा इस वातावरण का निर्माण करता है। ये सब किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा। तो देखिए बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर बच्चा सोचता है, ये जीन पियाजे ने कहा। और इसे ही क्या कहते हैं? स्कीमा या अवधारणा कहते हैं। यानी कि जितनी उसकी बौद्धिक क्षमता होगी बच्चा उतना ही सोच पाएगा। मतलब बच्चा जितना ही बौद्धिक विकास करेगा उसकी सोचने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। इस पूरे को क्या कहते हैं? इस क्रिया को स्कीमा या अवधारणा कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि बौद्धिक विकास की अवस्थाएं को किसने बांटा? बौद्धिक विकास की अवस्थाओं को किसने बांटा? तो ये बांटा जीन पियाजे ने। तो देखिए जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं को 4 प्रकार से बांटा है। पहला है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, कभी कभी ये आता है कि जीन पियाजे ने जो बौद्धिक विकास की अवस्थाएं को बांटा था वो बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर बांटा था या आयु के आधार पर बांटा था? तो मैं आपको बता दूं इन्होंने बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर बांटा था, आयु के आधार पर नहीं बांटा था। अब देखिए कैसे, कब कहोगे जी संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है? सही बात है। मैं आपको बता दूं संवेदी गामक अवस्था जो जीन पियाजे ने पहली अवस्था बताई है, इसके अपने अपने गुण हैं। इसके कुछ गुण हैं। जब किसी बच्चे पर परीक्षण करा गया और संवेदी गामक अवस्था के जो गुण आए निकल कर, वो लगभग बच्चे की 0 से 2 वर्ष की अवस्था, मतलब जब से वो पैदा हुआ और जब तक वो 2 वर्ष का हुआ उस अवस्था से मिलते हैं। तो इसीलिए संवेदी गामक अवस्था को ये कह दिया गया कि बच्चा जब 0 से 2 वर्ष होता है तब संवेदी गामक अवस्था होती है। तो पहले जीन पियाजे ने संवेदी गामक अवस्था के कुछ गुण बताए और उन्होंने कहा कि ये वाले गुण इस उम्र के बालक में पाए जाते हैं। तब जाकर उस जो उम्र बताई गई है, जो आयु बताई गई है, तब ये डिस्कवर हुई है। पहले उन्होंने बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर बांटा था, तब जाकर वे गुण जिस आयु से मिले उन्हें बता दिया गया कि इससे इस वर्ष के बीच में ये वाली अवस्था होती है। तो ध्यान रखना, उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर नहीं बांटा था।
बौद्धिक क्षमता के आधार पर बांटा था। ऐसे ही आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों के में मिलती है, यानी कि इसके गुण मिलते हैं। ऐसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच होती है, और ऐसे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 के बीच में होती है। अब पढ़ते हैं संवेदीगामक अवस्था। देखिए, संवेदीगामक अवस्था को इंद्रिय जन्य अवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही क्वेश्चन मिलता है ज़्यादातर कि कौन सी अवस्था को इंद्रिय जन्य अवस्था या इंद्रियों की अवस्था कहते हैं, तो वो है संवेदीगामक अवस्था। यानी कि संवेदनाओं के द्वारा बालक काम लेता है, इंद्रियों द्वारा सोचना समझना करता है, यानी कि आँख, कान, नाक, जीभ या त्वचा, इंद्रियां कितनी होती है? 5 होती हैं। अगर बच्चे को लग रहा है कि ये उसकी माता है, तो उसे देखकर वो इतना एक्टिव नहीं हो सकता है कि जितना वो उसे सूंघकर माता की गंध को सूंघ लेता है। इसीलिए बच्चा जब छोटा होता है अपनी माँ पर जाने पर वो चुप हो जाता है। ऐसे ही वो अपनी माँ की आवाज़ अच्छे से सुन पाता है ना। इसी प्रकार मतलब क्या है, आँख, कान, नाक और जीभ, त्वचा, इनके द्वारा ही वो काम लेता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। ठीक है। फिर आता है कर्मेंद्रियों द्वारा काम करता है, यानी कि हाथ और पैर के द्वारा। अगर वो उसे भूख लगी होगी तो वो रोएगा और हाथ पैर को ऐसे इधर उधर मारने लगेगा। तो आप कहोगे कि वो कहता क्यों नहीं? इसीलिए तो नहीं कहता क्योंकि वो सिर्फ कर्मेंद्रियों द्वारा, यानी कि हाथ और पैर के द्वारा ही वो अपना काम करता है, या इंद्रियों के द्वारा सोचना समझना करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंद्रिय जन्य अवस्था कौन सी अवस्था होती है? जीन पियाजे की। तो प्रथम अवस्था होती है जो कि आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है। फिर आता है कि वस्तु स्थायित्व की इस गुण आ जाता है। कब आता है? 20 महीने में। देखिए 20 महीने में आता है। अभी वस्तु स्थायित्व होता क्या है, आप देखिए, आप अगर मान लिया किसी चेयर पर बैठे हैं, आपने उसके गुड़िया वगैरह, गुड्डा वगैरह आपने दिखाकर ऐसे छुपा लिया कि वो तो ऐसे कोवा लेके चले गया या वहाँ पे चले गया, ऐसे आसमान में चले गया, तो बच्चा उसे पहचान लेता है कि नहीं, कोई नहीं लेके गया है, इन्होंने अपने पीछे छुपा रखी है, यानी कि यह उसके नीचे छुपा दिया है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि जब छुपी हुई चीज़ खोज लेता है बच्चा, तो वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और ये कितने दिनों में आता है? ये 20 महीने में आता है, यानी कि लगभग 1.5 वर्ष के से और 2 वर्ष के बीच में ये गुण आ जाता है। ज्वार भाटा काल किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, संवेदीगामक अवस्था को ज्वार भाटा काल भी कहते हैं। ज्वार और भाटा किसे कहते हैं? जब समुद्र टकराता है तो उसका, जब समुद्र की लहरें ऊपर जाती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे आती हैं उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो इसीलिए ज्वार, यानी कि यह जब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और कभी कभी कम एक्टिव, यानी कि वो रोने लगता है, बहुत मायूस सा हो जाता है। तो इसको इसीलिए ज्वार भाटा काल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंद्रियजन्य अवस्था, इंद्रियों के द्वारा काम या कर्मेंद्रियों के द्वारा काम, या वस्तु स्थायित्व या ज्वार भाटा काल किसे कहते हैं? सब ये संवेदीगामक अवस्था के गुण हैं। और जब ये जीन पियाजे ने ये गुण देखे तो ये जो गुण हैं ये 0 से 2 वर्ष के बच्चों में पाए गए हैं, इसीलिए इसकी अवस्था 0 से 2 वर्ष बताई गई है। इसके बाद बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? ये है 2 से 7 वर्ष के बीच में। ये 2 प्रकार से, यानी कि 2 भागों में बांट दी गई है। नंबर 1 है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, नंबर बी है, यानी कि दूसरा है आंत प्रज्ञा है ये आंत प्रज्ञा अवस्था। क्वेश्चन आता है कि पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था का काल बताइए, या वो वर्ष बताइए, या उम्र बताइए। 2 से 4 वर्ष। और ये आंत प्रज्ञा, यानी कि ये जो उसकी अंतिम अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, वो है 4 से 7 वर्ष। अब इसमें अंतर क्या होता है? अगर मान लिया बच्चा आपसे 2 से 7 वर्ष के बीच में अगर कोई बच्चा है और वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और आप कहते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा, तो बस इतना पूछकर वो चुप हो जाएगा। तो वो मान लेना कि वो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में, यानी कि 2 से 4 वर्ष की अवस्था में होगा। लेकिन अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन करे कि किस टाइम आओगे, कब आओगे, और नहीं आए तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, यानी कि अगर क्वेश्चन के साथ आंसर भी मांगने लगे, क्वेश्चन करा सुनकर चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन के साथ में प्लस आंसर भी करने लगे तो वो आंत प्रज्ञा अवस्था, यानी कि लगभग 4 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है।
फिर आता है खोज की अवस्था, किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है खोज की अवस्था। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, खोज जब हम कोई खोजते हैं, कुछ काम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले कुछ ना कुछ संक्रियाएं तो करते हैं ना, पहले कुछ ना कुछ संक्रियाएं यानी कुछ गणना तो करते हैं। तो पहले का मतलब होता है पूर्व और संक्रिया का मतलब आप संक्रियात्मक से ले सकते हैं। तो खोज करने के लिए पहले कुछ ना कुछ हमें गणना करनी पड़ेगी। तो पहले पूर्व और गणना यानी कि संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि देखिए यहाँ वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है कि ये पेंसिल है, ये पेन है, ये, लेकिन विभेदी या वर्गीकरण नहीं करना, यानी कि अलग अलग उन्हें नहीं छांट सकता। अगर मैं कहने लगूँ कि ये बहुत सारी, मैंने जो पेंसिल दे दी बहुत बड़ी छोटी, थोड़ा बहुत अंतर वंतर करके, तो कहेगा कि अब मैंने कहा कि बेटा इन्हें अच्छे से अलग अलग कर दो, कौन छोटी है कौन बड़ी है कौन सेम है, तो वो पहचान तो जाएगा कि ये पेंसिल है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोचना शुरू करता है, ये रहा, सोचना प्रारंभ करता है, अच्छी प्रकार से सोच नहीं पाता, सोचना प्रारंभ करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसी पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, बताऊंगा किस तरीके से। तो सोचना प्रारंभ करता है, अच्छे प्रकार से सोच नहीं पाता। अब इसमें आता है कि जो किया सही किया, अहम केंद्रिता आ जाती है, यानी कि जो करता है सही करता है, बस यही आता है और कुछ नहीं। अल्प ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान यानी कि मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाइयों का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। मैं कहने लगूँ बेटा इसके जितनी भारी कोई वस्तु लाओ, तो वो पहचान नहीं पाएगा। मैं कहूँगा ये बेटा इतनी बड़ी कोई चीज़ लेके आओ, वो नहीं पहचान पाएगा। कि इतनी दूर जाके खड़ा हो, ऐसा नहीं कर पाएगा कि आपने कहा कि 1 मीटर की दूरी पर जाओ तो 1 मीटर की दूरी पर हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर पाता। ये होता है कि थोड़ा पास थोड़ा दूर, ये बात समझ लेता है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उसे अल्प ज्ञान होता है इस अवस्था में। अब बात करते हैं, अपलटाववादी भी होता है और जीववाद भी होता है। आप इसमें लिख लेना, मैं आपको आगे बताऊंगा अगली वाली वीडियो में कि अपलटाववादी और जीववादी और अहम केंद्रिता होता क्या है। लेकिन ये गुण है सारे आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ही गुण हैं। ठीक है, मैंने आज आपको 2 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदीगामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आप इन्हें अच्छे से रटना नहीं है, बार बार रिवीजन करना है, देखना है, और आपको वहाँ पे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको पहचानना ही पड़ेगा। जिसमें मैंने ऐसे गोला कर रखा है, ये बात इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से ये है। ठीक है, खोज की अवस्था बता दी कैसे याद रखनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही।